देखो, मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैं यूनिट वाइज मैनर में सेग्रीगेट किया। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो यूनिट 3 जिसे CSIR JRF नेट के सिलेबस में फंडामेंटल प्रोसेसेस के तौर पर डिस्क्राइब किया गया, दैट इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और मैंने पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया, और ये मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो टोटल क्वेश्चंस जो मुझे मिला वो था 10 क्वेश्चन। अब मैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, और पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस को मैं मिक्स्ड फॉर्म में रखा हूँ, क्योंकि मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि पार्ट बी और पार्ट सी में जो है कितने पूछे गए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया मेनी ऑफ द ट्रांसफर RNA जीन डू नॉट कंटेन CCA सीक्वेंस found at 3' end of transfer RNA. In this context, which one of the following statement represents the correct explanation? The first statement में मेंशन किया गया है, in these transfer RNA, amino acylation occurs at 3' end of transfer RNA irrespective of the presence of CCA sequence. देखो, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि जितने भी ट्रांसफर RNA अमीनो एसाइलेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके 3' एंड पर ये सीक्वेंस ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो एक तरह से ये एक कंजर्व्ड सीक्वेंसेस के तौर पर आप कंसीडर करते हो, और जितने भी ट्रांसफर RNA अमीनो एसाइलेशन के प्रोसेस में इंटर करता है, समूह में आप इनके प्रेजेंस को शो करते हो। सेकेंड स्टेटमेंट है, CCA सीक्वेंस इज एडेड टू दिस ट्रांसफर RNA ट्रांसक्रिप्ट इन DNA टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दिस द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं फिगर के साथ इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस ट्रांसफर RNA एक्सप्लॉइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांस स्प्लाइसिंग। देखो, सिस और ट्रांस स्प्लाइसिंग कंडीशंस को आप तब डिस्क्राइब करते हो जब इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है और एक्सॉन्स आपस में ज्वाइन करते हैं। और यहाँ ट्रांसफर RNA के साथ CCA सीक्वेंस का एडिशन ये स्प्लाइसिंग का पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पर आप कंसिडर करोगे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, इन द अब्सेंस ऑफ CCA सीक्वेंस अकर्ड ओनली इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर during the course of evolution, and current day transfer RNA gene always possesses the sequence to encode the CCA end of the transfer RNA. देखो, ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्रांसफर RNA हैं, जब वो ट्रांसफर RNA सिंथेसाइज्ड होता है तो उनके पास CCA सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर RNA जब सिंथेसाइज्ड होगा तो वहाँ CCA सीक्वेंस का प्रेजेंस आप शो करते हो। बट कुछ ऐसे भी ट्रांसफर RNA है जहाँ CCA सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता है जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद 3' एंड पर CCA सीक्वेंस का एडिशन जो है परफॉर्म होता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर मैं यहाँ बी स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहा हूँ। अब जब आप मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर RNA को कंसिडर करते हो, तो जो ट्रांसफर RNA फॉर्मिंग जीन्स है वहाँ इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और जिनके कारण जब ट्रांसफर RNA सिंथेसाइज्ड होता है तो 3' एंड पर ये CCA सीक्वेंस जो है बिगिनिंग से ही प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैं मेंशन किया कि कुछ ऐसे भी ट्रांसफर RNA हैं जहां ये पर्टिकुलर सीक्वेंस का प्रेजेंस आप नहीं शो करते। तो ट्रांसफर RNA फॉर्मिंग जीन के द्वारा ये ट्रांसफर RNA का फॉर्मेशन हुआ, बट यहाँ 3' एंड पर CCA सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट। अब क्वेश्चन है कि ये CCA सीक्वेंस यहाँ डेवलप कैसे होगा। तो CCA सीक्वेंस यहाँ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली डेवलप होता है, और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड RNA पॉलीमरेज है जिसे आप CCA एडिंग एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और बहुत सारे लिटरेचर में लिखा होता है ट्रांसफर RNA न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तो CCA एडिंग एंजाइम और ट्रांसफर RNA न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज के द्वारा ये CCA सीक्वेंस 3' एंड पर डेवलप होता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का एडिशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली हो रहा है, और वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हो रहा है, क्योंकि इस ट्रांसफर RNA के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट है। ये सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद यहाँ ऐड हो रहा है। और जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वहाँ ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, और इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर वे में मेंशन है यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। द एक्सेप्टर आर्म ऑलवेज हैज 7 बेस पेयर एंड 4 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंक्लूडिंग एन एब्सोल्युटली कंजर्व्ड CCA सीक्वेंस। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रांसफर RNA है अमीनो एसाइलेशन के प्रोसेस में इंटर करते हैं, सबों में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। द 5' CCA end is universally conserved for all transfer RNA. Many genes that encode transfer RNA do not encode CCA end.
A specialized RNA polymerase called CCA adding enzyme or transfer RNA nucleotide transferase add it post transcriptionally, और यही तो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। देखो यहाँ बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की बात हो रही है और उनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन है कि सम टर्मिनेटर सीक्वेंस रिक्वायर्स रो प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इन्वर्टेड रिपीट एंड ट्रांसफर आरएनए रीच नॉन टेम्पलेट स्टैंड डिफाइन इंट्रिंसिक टर्मिनेटर। रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर्स मे पॉजेस इन्वर्टेड रिपीट एलिमेंट्स। नस ए इज नेसेसरी फॉर इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। देखो जब आप बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ बेसिकली आप टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस को कंसिडर करते हो। एक को नॉर्मली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, जिसको मैं यहाँ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के तौर पे भी मेंशन किया हूँ। आप इसके प्लेस पर यहाँ फैक्टर इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को भी मेंशन कर सकते हो। और सेकेंड है फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेटर, और यहाँ मैं टू डिफरेंट फैक्टर्स को मेंशन किया हूँ, वन इज द रो एंड सेकेंड इज द MFD। देखो जब आप MFD डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हो तो ये एक अनयूजुअल प्रोसेस है। अनयूजुअल प्रोसेस इसलिए है कि अगर मान लो कि RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैटेलाइज कर रहा है और RNA पॉलीमरेज का मूवमेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट से बहुत पहले ही ब्लॉक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उस RNA पॉलीमरेज को DNA से रिमूव करने की आवश्यकता होगी। और उस RNA पॉलीमरेज के रिमूवल के दौरान जो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द MFD, और ये एक हाईली कंजर्व्ड ATP डिपेंडेंट DNA ट्रांसलोकेज है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये स्टॉल्ड जो RNA पॉलीमरेज है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसे DNA से रिमूव करता है। तो बेसिकली मैं MFD डिपेंडेंट टर्मिनेशन के प्रोसेस को अनयूजुअल प्रोसेस के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ। मैं यहाँ दो प्रोसेस को यूजुअल प्रोसेस के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ, एक तो इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन और दूसरा है रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। अब जो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम टर्मिनेटर सीक्वेंस रिक्वायर्स द रो प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन। तो ये कंडीशन एक कॉमन कंडीशन के तौर पर हम लोग शो करते हैं, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट होगा और RNA पॉलीमरेज DNA से रिमूव होगा। बट यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन रोल प्ले करता है जिसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया रो प्रोटीन के तौर पर। ये प्रोटीन बेसिकली हेलिकेज के तौर पर काम करता है और हेलिकेज एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है। इनके पास ATPase एक्टिविटी भी प्रेजेंट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एक्टिविटी ये DNA और RNA के बीच के जो इंटरेक्शन है उसको ब्लॉक करता है। अब ये कैसे इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है? तो जो ट्रांसक्रिप्ट का सिंथेसिस स्टार्ट होता है उस ट्रांसक्रिप्ट में एक खास सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे मैं यहाँ मेंशन किया हूँ RUT सीक्वेंस के तौर पर, और इसी RUT सीक्वेंस के साथ रो प्रोटीन की बाइंडिंग होती है और ये रो प्रोटीन बाइंडिंग के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है एंड दैट डायरेक्शन इज द 5' to 3' डायरेक्शन। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट शो करता है तो नियर द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट ये जो RNA पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, और उस इंटरेक्शन के दौरान चूंकि इनके पास हेलिकेज एक्टिविटी है तो ये जो RNA और DNA के बीच का जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को ब्रेक कर देते हैं एंड फाइनली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टर्मिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि एक फैक्टर यहाँ रोल प्ले कर रहा है, दैट फैक्टर इज द रो प्रोटीन। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है इन्वर्टेड रिपीट्स एंड T रीच नॉन टेम्पलेट स्टैंड डिफाइंस इंट्रिंसिक टर्मिनेटर। तो देखो जब रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है वहाँ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का प्रेजेंस आप कंसिडर करते हो और वो सीक्वेंस होता है बेसिकली इन्वर्टेड रिपीट के फॉर्म में। तो यहाँ मैं इन्वर्टेड रिपीट के प्रेजेंस को शो कर रहा हूँ जो GC रीच कंडीशन को शो करता है, और इस इन्वर्टेड रिपीट के डाउन स्ट्रीम मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ हाई AT रीच सीक्वेंस को शो करते हो, और जब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो RNA में जो सीक्वेंस अपीयर होता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का नेचर आप टेम्पलेट के नेचर के आधार पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ जो स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा था वो ये लोअर स्ट्रैंड था, और अगर ये टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा तो RNA में जो सीक्वेंस का नेचर डेवलप होगा ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ अगर मैं
मल्टीपल ए कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहा हूं तो यहां मल्टीपल यू कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड अपीयर हुआ। अब इस सीक्वेंस के कारण एक हेयर पिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है या स्टेम लूप स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को भी आप मेंशन कर सकते हो। तो जब ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो इसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के कारण यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है टर्मिनेट कर जाता है और आरएनए पॉलीमरेज से डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक फैक्टर रोल नहीं प्ले कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस था उनके कारण यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसको डिस्क्राइब किया गया इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। और इस इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए आप इन्वर्टेड रिपीट के प्रेजेंस को शो करते हो और टी रिच नॉन टेम्पलेट स्टैंड। अब देखो ये तो मैं टेम्पलेट स्टैंड के तौर पर कंसिडर किया, ये नॉन टेम्पलेट है और नॉन टेम्पलेट में टी रिच कंडीशन, जो आप टी रिच कंडीशन को यहाँ आप शो कर रहे हो, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इन करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर में पॉजेजेस इन्वर्टेड रिपीट एलिमेंट। देखो रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर इन्वर्टेड रिपीट अगर प्रेजेंट है तब भी रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ मेन फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है टर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए वो है रो प्रोटीन, जो कि बेसिकली एक हेलिकेज। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, इस लास्ट स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि नस ए इज नेसेसरी फॉर इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। देखो जिस प्रोटीन को यहाँ मेंशन किया गया है नस ए प्रोटीन, ये बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर, और इस ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के दौरान हम लोग शो करते हैं। अब ये फैक्टर एक एसेंशियल फैक्टर के तौर पर रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि अगर ये फैक्टर रोल ना भी प्ले करे, पार्टिसिपेट नहीं भी करे, तो भी इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट अगर ये फैक्टर पार्टिसिपेट करता है तो एक एसेसरी प्रोटीन के तौर पर पार्टिसिपेट करता है और इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के प्रोसेस को इनहांस करता है। तो वी कैन से इट कैन इनहांस द इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन प्रोसेस। बट मैं इस बात को मेंशन नहीं कर सकता हूँ कि इट इज नेसेसरी फॉर द इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, और आपको फाइंड आउट करना था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Which one of the following proteins is essential for both the initiation of DNA replication as well as the continued advance of the replication fork? देखो यहाँ कुछ प्रोटीन्स को मेंशन किया गया है, मैं इन सारे प्रोटीन्स के रोल को हाईलाइट कर रहा हूँ, ORC, जेमिनिन, CDC45 एंड CDC6। देखो जब आप यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हो, और अगर मैं ये कंडीशन ईस्ट में अगर कंसिडर करूँ तो वहाँ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आप कंसिडर करते हो जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ARS। और उस ARS में A डोमेन और B1 डोमेन ये मिलकर के कहलाता है ORS, ऑरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो ARS ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस के एक स्पेसिफिक पोर्शंस को आप डिस्क्राइब करते हो ORS के तौर पर, ऑरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के तौर पर। और इस ऑरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की जो है बाइंडिंग होती है, जिसे मैं यहाँ मेंशन किया हूँ ORC के तौर पे, और ये बाइंडिंग G1 फेज के दौरान हो रहा है। और इस ORC कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में 6 पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट करता है, जिसे आप CDC1 से लेकर के CDC6 तक डिस्क्राइब करते हो। और G1 फेज के दौरान जब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग होती है तो इसके बाद CDC6 की बाइंडिंग होती है। जब आप CDC6 प्रोटीन को कंसिडर करते हो तो इस प्रोटीन का हाफ लाइफ काफ़ी कम होता है, लेस देन 5 मिनट्स आप इसका हाफ लाइफ शो करते हो। और साथ साथ इनके पास ATPase एक्टिविटी होती है, और अपनी ATPase एक्टिविटी से ये ATP को हाइड्रोलाइज करता है। बट CDC6 प्रोटीन जो एक अनस्टेबल प्रोटीन है, जो ATPase एक्टिविटी शो करता है, इसकी बाइंडिंग तब होगी जब ORC यानी ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जब ऑरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ बाइंडिंग शो करेगा। यहाँ मैं एक और फैक्टर्स की जो है बाइंडिंग को शो किया हूँ, CDT1, क्योंकि इस पर्टिकुलर फैक्टर की बाइंडिंग से ही MCM जो हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है, इनकी बाइंडिंग जो है कंप्लीट हो पाती है। तो CDT1 की बाइंडिंग अलाउ करता है MCM प्रोटीन की बाइंडिंग को, जो बेसिकली एक हेलिकेज एक्टिविटी को शो करता है। और जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है तो इसे नॉर्मली डिस्क्राइब किया जाता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के तौर पर, और ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स G1 फेज में कंप्लीट हो रहा है।
देखो क्वेश्चन में एक ऑप्शन में ORC मेंशन है, CDC6 मेंशन है, और इन दोनों का रोल ऑलरेडी आप समझ चुके हो। और MCM अगर मैं यहाँ अगर मेंशन किया हूँ तो ये हेलिकेज एक्टिविटी शो कर रहा है, और CDT1 अगर मेंशन किया हूँ तो ये हेलिकेज की बाइंडिंग को अलाउ करता है। एक और प्रोटीन यहाँ मेंशन किया गया है, दैट इज द जेमिनिन। देखो जब अर्ली जीवन स्टेज होता है तो अर्ली जीवन स्टेज के दौरान CDT1 प्रोटीन के इनहिबिटर के तौर पे जेमिनिन रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक जेमिनिन का प्रेजेंस होगा CDT1 अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा, और CDT1 अगर अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगा तो फिर उस कंडीशन में MCM प्रोटीन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी और प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ड्यूरिंग द अर्ली जीवन स्टेज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द CDT1 इनहिबिटर, और वो CDT1 इनहिबिटर कौन है? तो जेमिनिन। और जैसे ही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा जेमिनिन का डिस्ट्रक्शन होता है तो CDT1 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ ही ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग शो करता है, और इसकी बाइंडिंग अलाउ करता है MCM प्रोटीन की बाइंडिंग को, और फाइनली प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। और ये सारा जीवन स्टेज में हो रहा है, और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन उसके बाद होता है, और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के साथ ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए 2 डिफरेंट काइनेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो DBF4 और DRF1 डिपेंडेंट काइनेज, जिसको हम लोग सिंपली मेंशन करते हैं DDK के तौर पर, और एक सेकेंड काइनेज दैट इज द CDK। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन दोनों के रोल के कारण प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। और MCM की जो हेलिकेज एक्टिविटी है, उनके एक्टिवेशन के लिए कुछ अदर प्रोटीन का भी यहाँ रिक्रूटमेंट होता है। उनमें से एक है CDC45 और दूसरा है GINS CDC45, और इसके अलावा एक और प्रोटीन जो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GINS। और इन दोनों प्रोटीन के पार्टिसिपेशन के कारण एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे आप डिस्क्राइब करते हो CMG कॉम्प्लेक्स। CMG कॉम्प्लेक्स में एक तो CDC45 है, दूसरा है GINS और तीसरा है MCM। ये मिल करके जो कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स को आप डिस्क्राइब करते हो CMG कॉम्प्लेक्स, और यही कॉम्प्लेक्स जो है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा CDC45, जो रेप्लिकेशन 4 के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मैं ORC को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जेमिनिन के रोल को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, CDC6 के भी रोल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दिस इज द ओनली प्रोटीन CDC45 जो इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में रेप्लिकेशन 4 के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Which one of the following combinations represent the major protein or protein complex involved in chromatin condensation in yeast and human respectively? देखो जब क्रोमेटिन कंडेंस स्टेट में होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और इन केस ऑफ द ह्यूमन जब भी आप ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन्स को आप क्रोमेटिन में शो करते हो तो वहां आप एक कंडेंस्ड कंडीशन को शो करते हो। आप क्रोमेटिन में 2 कंडीशन शो करते हो, एक ओपन कंडीशन और दूसरा कंडेंस कंडीशन। ओपन कंडीशंस का मतलब ये होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और वहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ना परफॉर्म हो रहा है। जब आप कंडेंस्ड रीजन को कंसिडर करते हो तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, और उस ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन में सर्टेन प्रोटीन्स की बाइंडिंग आप प्रीडोमिनेंटली शो करते हो। उनमें से एक प्रोटीन है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं HP1 प्रोटीन के तौर पर, और HP1 प्रोटीन का प्रेजेंस आप ईस्ट में नहीं शो करते हो, बल्कि आप ह्यूमन में शो करते हो और अदर यूकैरियोट्स में शो करते हो। HP1 प्रोटीन के प्लेस पर इन केस ऑफ द ईस्ट, और ईस्ट से मेरा यहाँ मतलब बडिंग ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट के भी डिफरेंट जो है टाइप्स होते हैं, तो मैं यहाँ जिस ईस्ट के टाइप्स को कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज द बडिंग ईस्ट। तो इन केस ऑफ द बडिंग ईस्ट एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SIR, साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी प्रोटीन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा B, कि बडिंग ईस्ट के केस में आप SIR कॉम्प्लेक्स को आप कंसिडर करते हो, जबकि अगर मैं ह्यूमन का केस अगर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ HP1 प्रोटीन का प्रेजेंस हम लोग शो करते हैं। और मैंने इस बात को भी पॉइंट आउट किया था इन द लेक्चर वीडियो या जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई कि मेंबर ऑफ द HP1 फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोडोमेन
क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डोमेन को मैंने मेंशन किया था, एक ब्रोमो डोमेन और एक क्रोमो डोमेन। और मैंने मेंशन किया था कि HP1 फैमिली के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके एंड टर्मिनस पर क्रोमो डोमेन प्रेजेंट होता है और उस क्रोमो डोमेन की मदद से वो क्रोमेटिन के साथ बाइंडिंग शो करता है। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मेंशन है डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड विदाउट रिप्लेसमेंट, while in the base excision repair the sections of DNA containing the distortion is removed, the correct base is added and reset। देखो पहले तो आप एक जनरल इंफॉर्मेशन को माइंड में रखो कि जब आप डीएनए डैमेज रिपेयर प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ 2 तरह के रिपेयर के प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करते हो, डायरेक्ट रिपेयर एंड इनडायरेक्ट रिपेयर। क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर में क्या फर्क है। जब आप इनडायरेक्ट रिपेयर को कंसिडर करते हो तो इनडायरेक्ट रिपेयर के दौरान आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिपेयर को डिस्क्राइब करते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। और एक्सीजन रिपेयर को भी आप फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो मैं यहाँ इन सारे पॉइंट्स को मेंशन कर रखा हूँ कि इनडायरेक्ट रिपेयर के अंदर ही आप एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर और रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर को कंसिडर करते हो और एक्सीजन रिपेयर को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में। तो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर, अब इनडायरेक्ट रिपेयर के तौर पर आप चाहे एक्सीजन रिपेयर की बात करो, मिसमैच रिपेयर की बात करो, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें फंडामेंटल डिफरेंसेस हाईलाइट करना है डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर। अब एक्सीजन रिपेयर के तौर पर अगर बेस एक्सीजन रिपेयर शो किया हो या न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर शो किया हो, दोनों में आप सेम जो है प्रोसेस को अप्लाई करोगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है, देखो अगर मैं डायरेक्ट रिपेयर को अगर कंसिडर करता हूँ तो डायरेक्ट रिपेयर के प्रोसेस के दौरान होता क्या है, मान लो कि ये डीएनए का एक सेगमेंट है और इस डीएनए के सेगमेंट में यहाँ मैं ग्वानिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पर शो किया और इस ग्वानिन का मिथाइलेशन हो गया। अब इस मिथाइलेशन के कारण ये डीएनए जो है डैमेज हो चुका है, अब इसे रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ी। अगर डायरेक्ट रिपेयर का प्रोसेस अगर यहाँ परफॉर्म होता है तो वो डायरेक्ट रिपेयर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम इस मिथाइल ग्रुप को डायरेक्टली यहाँ से रिमूव करेगा। इसका मतलब है कि जो कोवलेंट बॉन्ड जी और मिथाइल ग्रुप के बीच डेवलप हुआ है उसे ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ ओरिजिनल कंडीशंस को रीइंस्टेट कर देगा। तो हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट रिपेयर। और इस रिपेयर के प्रोसेस के दौरान आपने देखा कि यहाँ कोई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हुआ और रिमूवल के बाद जो गैप क्रिएट होता है उस गैप की फिलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट रिपेयर। बट अगर आप इनडायरेक्ट रिपेयर के प्रोसेस को अगर कंसिडर करो और उस इनडायरेक्ट रिपेयर के प्रोसेस के दौरान चाहे वो एक्सीजन रिपेयर हो, मिसमैच रिपेयर हो, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर हो, मैटर नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ भी मैं ग्वानिन को मॉडिफाइड स्टेट में शो कर रहा हूँ ड्यू टू द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो इस कंडीशन में मैं ये मान कर चलूँगा कि ये डीएनए डैमेज्ड कंडीशन को शो कर रहा है। अब इसे रिपेयर करना है। अब जो इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम होंगे वो क्या करेगा, वो यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था उसको बाहर किया, उसके कारण गैप क्रिएट हुआ। अब इस गैप की फिलिंग होगी तो ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज रोल प्ले करेगा और डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ अब यहाँ फाइनल जो कोवलेंट बॉन्ड यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसके लिए लाइगेज रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ लाइगेज रोल प्ले करेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर। अब जो यहाँ क्वेश्चंस के स्टेटमेंट दिए गए कि डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड विदाउट रिप्लेसमेंट, दिस इज द करेक्ट वन। वाइल इन द बेस एक्सीजन रिपेयर, अब चाहे बेस एक्सीजन हो या कोई भी एक्सीजन रिपेयर हो, द सेक्शन ऑफ डीएनए कंटेनिंग द डिस्टॉर्शन इज रिमूव्ड, द करेक्ट बेस इज एडेड एंड रीसेट। तो करेक्ट बेस को ऐड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज, और सीलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो लाइगेज। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगर आप बाकी स्टेटमेंट्स को आप रीड करोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द टारगेट जीन इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग एन RNAi कंस्ट्रक्ट टू नॉक डाउन इट्स एक्सप्रेशन। इसमें मेंशन है 5' UTR ऑफ द मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट। देखो मैच्योर का मतलब है यहाँ प्रोसेस्ड, 3' UTR ऑफ द मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट, एक्सोनिक रीजन एंड इंट्रॉनिक रीजन। देखो RNA इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है वो या तो
जो मैसेंजर आरएनए है वहाँ ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है या फिर मैसेंजर आरएनए का डिग्रेडेशन कॉज करता है। अब अगर मैं 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर और एक्सोनिक रीजन और इंट्रोनिक रीजन को अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर शो करूँ तो ये सपोज एक जीन है जो मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ मैं एक्सॉन के प्रेजेंस को शो किया हूँ और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस के तौर पे यहाँ इंट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ एक्सॉन को 1 और 2 से डिनोट कर रहा हूँ। जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बना तो आप उसे कहते हो प्री मैसेंजर आरएनए, क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मेंशन किया गया प्री मैसेंजर आरएनए। अब इस प्री मैसेंजर आरएनए में आप एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के प्रेजेंस को भी शो कर रहे हो, इंट्रॉन्स का भी प्रेजेंस है। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के द्वारा इंट्रॉन्स बाहर निकल चुका एंड दिस इज द मैसेंजर आरएनए जिसको आप मैच्योर मैसेंजर आरएनए के तौर पर शो कर रहे हो। तो यहाँ इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस तो प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ तो एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 प्रेजेंट है। और इस एक्सॉन 1 में और एक पर्टिकुलर जो है लोकेशन पर यहाँ इनिशिएटिंग कोडॉन होगा और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर यहाँ आप स्टॉप कोडॉन के प्रेजेंस को शो करोगे। इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले जो सीक्वेंस है उसे आप डिस्क्राइब करोगे 5 प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टार्ट तो होगा इनिशिएटिंग कोडॉन से। और अगर मैं स्टॉप कोडॉन के बाद वाले सीक्वेंस को अगर कंसिडर करूं तो दिस इज द 3 प्राइम यूटीआर, क्योंकि ये सीक्वेंस ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करूं तो 5 प्राइम यूटीआर चूंकि मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट होता है तो मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आरएनए इंटरफेरेंस के लिए चूज कर सकता हूँ। 3 प्राइम यूटीआर मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट होता है, इसे भी आरएनए इंटरफेरेंस के लिए चूज किया जा सकता है। एक्सोनिक रीजन क्योंकि मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है तो आरएनए इंटरफेरेंस के दौरान इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। बट इंट्रॉनिक रीजन तो मैच्योर मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के आधार पर आरएनए इंटरफेरेंस वाले प्रोसेस को आप शो नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? तो इंट्रॉनिक रीजन। गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द लैम्डा इन्फेक्शन साइकिल। Competition between the C1 and C2 gene product determines the establishment of lysogeny versus lysis. Q statement दिया हुआ है, C1 binds right side operator OR1 first, while CRO binds OR3 first. CRO binding to OR repress the C1 transcription. Rich medium favors lytic cycle because C2 is protected from the cellular proteases. तो now understand the P statement. कि P स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसे चेक करते हैं। द कंपटीशन बिटवीन द C1 एंड C2 जीन प्रोडक्ट डिटरमाइंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाइसोजेनी वर्सेस लाइसिस। देखो लाइसोजेनी के लिए C1 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, बट लाइटिक साइकिल के लिए क्रो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल। तो कंपटीशन C1 एंड क्रो प्रोटीन के बीच होता है। अगर C1 प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है तो लाइसोजेनी, और क्रो प्रोटीन अगर रोल प्ले कर रहा है तो लाइटिक साइकिल। और C2 जीन का जो प्रोडक्ट है ये भी लाइसोजेनिक साइकिल को प्रमोट करता है। तो अगर मैं क्रो प्रोटीन के फॉर्मेशन के जीन को अगर कंसीडर करता हूँ तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइटिक साइकिल। और C1 जीन के प्रोडक्ट को अगर मैं कंसीडर करता हूँ या C2 जीन के प्रोडक्ट को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इनका रोल जो है लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान, क्योंकि अगर C2 प्रोटीन अगर सिंथेसाइज्ड होता है तो ये प्रोमोटर रिप्रेसर इस्टेब्लिशमेंट से बाइंडिंग शो करता है और एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करता है और इस पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट मेंशन है दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द C1 बाइंड्स OR1 फर्स्ट वाइल क्रो बाइंड्स OR3 फर्स्ट। देखो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि क्रो लाइटिक साइकिल को प्रमोट करता है और C1 लाइसोजेनिक साइकिल को प्रमोट करता है। अब ये जो C1 प्रोटीन का फॉर्मेशन इस जीन के द्वारा होगा इसे लैम्डा रिप्रेसर के तौर पे भी डिस्क्राइब किया जाता है। और इस प्रोटीन की खास बात यह है कि ये एक्टिवेटर के तौर पे भी रोल प्ले करता है और रिप्रेसर के तौर पे भी रोल प्ले करता है। हालांकि बहुत सारे लिटरेचर में मेंशन किया जाता है लैम्डा रिप्रेसर, बट बेटर होगा कि आप मेंशन करो C1 प्रोटीन और ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों के तौर पर रोल प्ले करता है। और इस प्रोटीन का रोल क्या है कि लाइटिक साइकिल ऑपरेट ना हो। तो लाइटिक साइकिल ऑपरेट ना हो इसके लिए क्रो जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाए। अब क्रो जीन का एक्सप्रेशन अगर स्टॉप करना है तो ये प्रोटीन इस क्रो जीन का जो प्रोमोटर है उनसे बाइंडिंग शो करता है और उस प्रोमोटर के अंदर ऑपरेटर सीक्वेंसेस होते हैं, उस ऑपरेटर से बाइंडिंग शो करेगा ताकि
क्रो जीन का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है परफॉर्म ना हो सके। तो अगर मैं CI प्रोटीन की बाइंडिंग अगर शो करता हूँ तो वो सबसे पहले इस पर्टिकुलर ऑपरेटर से बाइंडिंग शो करेगा, ताकि इस ऑपरेटर से बाइंडिंग के कारण यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और क्रो जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। अब सपोज करो कि मुझे क्रो प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट को शो करना है, तो क्रो प्रोटीन लाइटिक साइकिल के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लाइसोजेनिक साइकिल को स्टॉप करेगा। तो अगर क्रो प्रोटीन की बाइंडिंग इस पर्टिकुलर ऑपरेटर से अगर होता है तो ये ऑपरेटर कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रोमोटर रिप्रेसर मेंटेनेंस में प्रेजेंट है। और प्रोमोटर रिप्रेसर मेंटेनेंस में प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि जब क्रो प्रोटीन इस पर्टिकुलर ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। इट मीन्स कि C1 प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि C1 बाइंड्स OR1 फर्स्ट while the crow binds the OR3 फर्स्ट। और ये मैं लाइफ साइंसेज सेकेंड पार्ट से ही इस फिगर को मैं सेलेक्ट किया हूँ, तो आप वहाँ इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है क्रो बाइंडिंग टू OR रिप्रेस द C1 ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो मैं ऑलरेडी अभी मेंशन किया प्रीवियस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते समय कि ये ऑपरेटर जो राइट हैंड साइड है उनसे बाइंडिंग शो करेगा और C1 के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनके अलावा एक और स्टेटमेंट है कि द रिच मीडियम फेवर्स लाइटिक साइकिल बिकॉज द C2 इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेलुलर प्रोटीएजेज। अब देखो P स्टेटमेंट तो रॉन्ग स्टेटमेंट था, Q करेक्ट स्टेटमेंट है, R करेक्ट स्टेटमेंट है। अब S को चेक करते हैं। देखो जब रिच मीडियम होता है तो लैम्डा फाज लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है, और लाइटिक साइकिल को फॉलो करने का मतलब है कि C1 प्रोटीन और C2 प्रोटीन रोल प्ले नहीं कर रहा है। अब C2 प्रोटीन एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करता है, और एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करेगा तो ये C1 प्रोटीन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, और C1 प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर प्रमोट होगा तो लाइसोजेनिक साइकिल होगी। बट लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ शो नहीं करना है, यहाँ तो लाइटिक साइकिल शो करना है। तो जब रिच मीडियम होता है तो एक पर्टिकुलर प्रोटीएज जिसको डिस्क्राइब किया जाता है FTSH के तौर पर, ये प्रोटीएज C2 प्रोटीन के डिग्रेडेशन को कॉज करता है। अगर C2 प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा तो लाइसोजेनिक साइकिल ऑपरेट नहीं हो पाएगा, और जब लाइसोजेनिक साइकिल ऑपरेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में लाइटिक साइकिल ऑपरेट होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया गया, रिच मीडियम फेवर्स लाइटिक साइकिल बिकॉज C2 इज प्रोटेक्टेड। नो, C2 का डिग्रेडेशन हो जाता है, क्योंकि C2 अगर प्रोटेक्टेड होगा तो वो लाइसोजेनिक साइकिल को फेवर करेगा। तो यहाँ तो लाइसोजेनिक साइकिल को फेवर तो करना है नहीं, तो S इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो Q एंड R जो है करेक्ट स्टेटमेंट, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल्स में मेंशन है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ साइंसेज जेनेटिक स्विच इन केस ऑफ द लैम्डा फाज। ये क्वेश्चन जेनेटिक इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना काफ़ी आसान है। कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन अगर आपके माइंड में है तो आप सॉल्व कर सकते थे इजीली। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेर मेड अबाउट द इम्प्रिंटिंग इन द ह्यूमन जीनोम। इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर हार्बर्स पार्ट ऑफ द SNRPN gene. Imprinting of gene in an individual cannot be tissue specific. Sperms and egg exhibit identical pattern of the genome methylation except in the sex chromosome. All imprinted loci expression depends on the parental origin. देखो मैं इनके करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक कॉमन कंडीशंस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो आप जीनोमिक इम्प्रिंटिंग या जेनेटिक और पेरेंटल इम्प्रिंटिंग के केस में शो करते हो। तो यहाँ मैं होमोलोगस क्रोमोजोम को शो किया हूँ। सपोज ये फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ मैंने किसी स्पेसिफिक लोकस को कंसिडर किया, और उस लोकस पर एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, और वो जीन स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और वो प्रोटीन स्पेसिफिक कैरेक्टर को डेवलप करता है। आपको मालूम है कि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी होते हैं। तो सपोज करो कि जिस जीन को मैंने कंसिडर किया इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म, एक को मैं डोमिनेंट और दूसरे को रिसेसिव के तौर पर यहाँ शो किया। बट यहाँ जिस होमोलोगस क्रोमोजोम को मैं कंसिडर किया हूँ, इन दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम पर, जिनमें से कि एक मदर से डिराइव हुआ है और दूसरा फादर से डिराइव हुआ है, सेम एलिलिक फॉर्म को मैं शो किया हूँ, और ये डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म दोनों में प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मैसेंजर आने के फॉर्मेशन के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, इनके द्वारा भी मैसेंजर आने का फॉर्मेशन होगा जो आगे चल के प्रोटीन के फॉर्मेशन को कॉज करेगा। तो आप इन दोनों का एक्सप्रेशन को आप शो करोगे।
ऐसा नहीं है कि किसी एक का एक्सप्रेशन होगा दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं होगा, दोनों का एक्सप्रेशन होगा। बट अगर मैं अल्टरनेटिव कंडीशन शो करूँ तो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के 2 कॉपीज हैं, एक मदर से और एक फादर से डिराइव हुए, दोनों में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट। बट जो मैटरनली डिराइव्ड जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसमें ये एलील ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इंटर नहीं कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो आप इसको डिस्क्राइब करते हो इम्प्रिंटेड जीन के तौर पर। और जो फादर से डिराइव्ड फर्स्ट क्रोमोसोम है वहाँ ये जीन एक्सप्रेशन शो कर रहा है और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोनों डोमिनेंट एलील है, दोनों अपना फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, बट एक अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, दूसरा अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन के लिए टर्म यूज करते हो मोनो एलीलिक। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन शो करता है तो बाय एलीलिक, बट दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है तो आप यहाँ कंडीशन को डिस्क्राइब करते हो मोनो एलीलिक। और मैं अगर मैटरनली डिराइव्ड क्रोमोसोम को अगर यहाँ इम्प्रिंटेड कंडीशन में शो किया हूँ तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मैटरनली डिराइव्ड क्रोमोसोम में ही आप इम्प्रिंटेड जीन को शो करोगे। ये जस्ट मैं एक केस लिया हूँ कि जहाँ मैटरनली डिराइव्ड जो क्रोमोसोम है उसमें इम्प्रिंटेड जीन को शो कर रहा हूँ। और आप देखो यहाँ होमोजाइगस कंडीशन है, बट होमोजाइगस कंडीशंस हैं बट फंक्शनली एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में फंक्शनल हेमीजाइगोसिटी वाले कंडीशन को शो करते हो। स्ट्रक्चरली तो यहाँ होमोजाइगस कंडीशन है, बट फंक्शनली ये होमोजाइगस कंडीशन को नहीं शो कर रहा है बल्कि हेमीजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। इसके अलावे अब क्या फीचर शो करते हो, तो इम्प्रिंटेड जीन अगर अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशंस के कारण अगर ये अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा तो इसके लिए जो पर्टिकुलर इवेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मिथाइलेशन, क्योंकि यहाँ जीन का मिथाइलेशन हो गया और मिथाइलेशन के कारण ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन में चला गया। तो इम्प्रिंटेड जीन के लिए मेनली जो कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है वो मिथाइलेशन। अगर मिथाइलेशन के कारण कोई जीन अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं शो कर रहा है तो ये एक एपिजेनेटिक फिनोमेना के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के क्या क्या जो है फीचर्स हैं। तो पहली बात तो है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन अकर्स इन द पेरेंट स्पेसिफिक मैनर, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि पेरेंट स्पेसिफिक मैनर में जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, और पेरेंट स्पेसिफिक मैनर में जब जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो वन ऑफ द पेरेंटल कॉपी ऑफ जीन वो साइलेंट कंडीशन को शो कर रहा है, जैसे मैं यहाँ शो किया हूँ। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि मिथाइलेशन के कारण यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अगर परफॉर्म नहीं हो रहा है तो ये एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है, और इस एपिजेनेटिक फिनोमेना के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द डीएनए मिथाइलेशन। तो डीएनए मिथाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। और ये पर्टिकुलर कंडीशंस अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फिर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको कहा जाता है इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर के तौर पर। तो इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक। ये टिश्यू स्पेसिफिक हो सकता है किसी पर्टिकुलर टिश्यूज में जीन इम्प्रिंटेड हो और किसी अदर टिश्यूज में यहाँ इम्प्रिंटेड कंडीशन आपको ना मिले। स्पर्म एंड एग एक्सिबिट द आइडेंटिकल पैटर्न, ये गलत है। अगर आइडेंटिकल पैटर्न होता तो मैटरनली और पैटर्नली डिराइव्ड दोनों केसेस में आप इम्प्रिंटेड कंडीशन शो करते। एट इम्प्रिंटेड लोसाई एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल ओरिजिन, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन अकर्स इन द पेरेंट स्पेसिफिक मैनर। अब यहाँ एक पर्टिकुलर जीन मेंशन किया गया कि इस पर्टिकुलर जीन के अंदर इम्प्रिंटिंग कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट। ये टू सम एक्सटेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एस एक करेक्ट स्टेटमेंट और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप आइडेंटिकल पैटर्न नहीं शो करते हो। और इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, ये भी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, टिश्यू स्पेसिफिक होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर जीन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी अगर किसी स्टूडेंट को मालूम है तब भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। न पी एंड एस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि क्यू एंड आर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, reproduction of the phi X174, a single stranded DNA phage, involves several steps. A few statements are given below to explain the mechanism. देखो सबसे पहले हम कंडीशंस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। सी मैं यहाँ phi X174 का
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को शो किया हूँ। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर अगर प्रेजेंट है तो जब 5x174 मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा तो इनके बहुत सारे कॉपीज बनेंगे और वो कॉपी सारे आइडेंटिकल होंगे। सपोज यहाँ मैं अगर A शो कर रहा हूँ और यहाँ G शो कर रहा हूँ तो जितने भी कॉपीज बनेंगे सबों में यहाँ एडनिन होनी चाहिए और यहाँ ग्वानिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। बट अगर मान लो ये स्टैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करे और इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना तो उस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में तो यहाँ T और यहाँ C प्रेजेंट होगा। तो जो डीएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के तौर पे डेवलप होगा वहाँ सीक्वेंस का नेचर डिफर करेगा। अब ये कंडीशन तो जो है एप्लीकेबल है नहीं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को अगर रेप्लिकेट करना है तो उसे तो आइडेंटिकल कॉपी बनाने होंगे। अगर यहाँ एडनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और ग्वानिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो जितने भी रेप्लिकेशन के प्रोसेस से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्म डेवलप हो सबों में एडनिन और ग्वानिन का प्रेजेंस हो। बट अगर इसे टेम्पलेट के तौर पर अगर यूज किया जाएगा तब तो जो सीक्वेंस डेवलप होंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सबसे पहले अपने आप को डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ एडनिन और ग्वानिन शो कर रहा हूँ तो यहाँ थायमिन और साइटोसिन, जिसे कहा जाता है रेप्लिकेटिव फॉर्म के तौर पर। और रेप्लिकेटिव फॉर्म के तौर पर अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं प्लस अगर मान लूँ तो इसको मैं माइनस मान लेता हूँ। और यहाँ माइनस जो स्ट्रैंड है वो अब टेम्पलेट के तौर पर काम करना स्टार्ट करेगा। अब सपोज करो कि अगर ये माइनस टेम्पलेट के तौर पर काम करना स्टार्ट करेगा तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी प्लस फॉर्म के तौर पे डेवलप होगा। और अगर वो प्लस फॉर्म के तौर पे डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ अपनी कॉपी को इंक्रीज कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को अपने मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म करना है तो सबसे पहले उसे अपने एक रेप्लिकेटिव फॉर्म को जनरेट करना होगा और उस रेप्लिकेटिव फॉर्म में जो माइनस स्टैंड है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा और मल्टीपल प्लस स्टैंड को जो है सिंथेसाइज करेगा। तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेक करो। रिप्रोडक्शन ऑफ द 5x174 ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए phage involves several steps. A few statements are given below to explain the mechanism. The single stranded 5x174 DNA is converted into double stranded replicative form. This is the correct statement. Replication of double stranded replicative form result in the production of single stranded phage about 50% positive sense and remaining 50% negative sense. नहीं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आप प्लस स्टैंड को कंसिडर कर रहे हो तो प्लस स्टैंड के मल्टीपल कॉपीज बन रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 50% में प्लस स्टैंड मल्टीपल कॉपीज के तौर पर फॉर्म हो रहा है और 50 में माइनस स्टैंड फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर आप प्लस स्टैंड के तौर पर अगर कंसिडर कर रहे हो तो जितने भी कॉपी बनेंगे वो प्लस स्टैंड के बनेंगे। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। Replication of double stranded replicative form result in the production of only negative sense phage. This is the wrong statement क्योंकि बन तो रहा है पॉजिटिव सेंस प्लस सेंस। Replication of double stranded replicative form result in the production of only positive sense phage. This is the correct statement. तो P and S the correct statement. ये भी इंफॉर्मेशन अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशंस जो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म से परफॉर्म होते हैं अगर आपने पार्ट 2 से आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। और M13 बैक्टीरियोफाज के केस में भी आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को शो करते हो। तो यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स के अंदर मेंशन है। आप इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू डीएनए रेप्लिकेशन। कैम्प्टोथिसिन causes intra-strand and inter-strand cross-link in DNA leading to stalling of replication form. देखो जिस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में यहाँ मेंशन किया गया ये बेसिकली टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले करता है। और टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर के तौर पर अगर रोल प्ले कर रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का जो रिमूवल है वो रिमूवल जो है परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है और ये बेसिकली जो है टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले करता है। प्रिवेंशन ऑफ री-इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेम सेल साइकिल इज मेडिएटेड बाय रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स ORC। देखो री-इनिशिएशन का प्रोसेस एस फेज के दौरान परफॉर्म ना हो उसके लिए CDC6 का ब्रेकडाउन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने इस बात को ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुका हूँ कि CDC6 क्या रोल प्ले करता है। ये एक अनस्टेबल प्रोटीन है, बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ शो करता है, ATPase एक्टिविटी शो करता है और इसका डिग्रेडेशंस अगर परफॉर्म होगा
तो इसके डिग्रेडेशन के कारण MCM प्रोटीन की बाइंडिंग जो है पॉसिबल नहीं, और जब तक MCM प्रोटीन की बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है तब तक DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ रीइनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेम सेल साइकिल इज मीडिएटेड बाय रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स ORC। ORC से ये कंडीशन जो है रेगुलेट नहीं होता है, बल्कि ये कंडीशन रेगुलेट होता है CDC6 प्रोटीन के कारण। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। आर ऑप्शन में मेंशन है ए ग्लूटामेट टू एलानिन म्यूटेशन इन द न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग पॉकेट ऑफ द DNA polymerase 3 would lead to the incorporation of ribonucleotide in the extending DNA chain। देखो यहाँ जो इंफॉर्मेशन मेंशन है इस पर कोई कंसेंसस नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लिटरेचर में यह मेंशन है टायरोसिन, कि टायरोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द राइबोस शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड। बट टायरोसिन की जगह अगर यहाँ ग्लूटामेट अगर मेंशन है, ग्लूटामेट अगर एलानिन से रिप्लेस्ड होता है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में DNA पॉलीमरेज राइबोस शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोस शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। बट मैं फिर से इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ कंसेंसस नहीं, कुछ लिटरेचर्स में टायरोसिन मेंशन है और कुछ लिटरेचर में जो है ग्लूटामेट मेंशन है। तो इस पर्टिकुलर जो है ऑप्शंस को करेक्ट ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट करें या इनकरेक्ट, ये बाकी और ऑप्शंस के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो। A mutation in the gene encoding topoisomerase 2 could lead to the entanglement of the DNA daughter strand during replication। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर टोपोइसोमरेज 2 के फंक्शन को आप अगर इनहिबिट करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डबल स्टैंड ब्रेक नहीं हो पाएंगे, और डबल स्टैंड ब्रेक अगर नहीं होगा तो जो नॉटिंग है और अननॉटिंग, कैटिनेशन और डीकैटिनेशन, ये सारे प्रोसेस जो है ना परफॉर्म नहीं हो सकते। तो S इज ए करेक्ट स्टेटमेंट और P एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप टोपोइसोमरेज इनहिबिटर के तौर पर आप शो करते हो, और ये इंट्रा स्टैंड और इंटर स्टैंड क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये टोपोइसोमरेज की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, जिनके कारण रेप्लिकेशन 4 का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। तो R और S को आप करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर यहाँ चूज करोगे, बट R में ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ग्लूटामेट टू एलानिन, बहुत सारे केसेस में यहाँ मेंशन है टायरोसिन।